चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काल के बारे में पढ़ लिया था। काल कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के पढ़ लिए थे। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के बारे में। अब इस क्लास में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका कारक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? कारक पढ़ने वाले हैं। कारक क्या होते हैं? ठीक है ना। तो कारक होते हैं आपके, तो कारक का जो अर्थ होता है, कारक का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं हम कार्य करने वाला। कारक क्या होते हैं आपके, ये बताते हैं। कार्य करने वाला कौन, इसके बारे में बताएंगे ये कि कार्य करने वाला कौन है। ठीक है ना। कार्य करने वाले को ही फिर क्या कहते हैं? कार्य करने वाला क्या कहलाता है? आपका कारक कहलाता है। ठीक है ना। या फिर अपन कहेंगे कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है? आपका कारक कहते हैं इसको। ठीक है ना। अब देखिए, कारक के जो मूल रूप हैं, इसके जो मूल रूप हैं वे होते हैं 6। कारक के मूल रूप कितने होते हैं आपके? 6। लेकिन कुल कारक कितने होते हैं? कुल जो कारक हैं वो होते हैं आपके 8। कुल कारक कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं, लेकिन मूल रूप से कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें ही आप एक शब्द सुनते हैं, कारक में ही आती है आपकी विभक्ति। क्या शब्द आता है आपका? विभक्ति। विभक्ति किसको कहते हैं अपन? ठीक है ना। तो विभक्ति कहते हैं, कारक इसका उपयोग करते हैं कारक की पहचान करने के लिए। कारक की पहचान, कारक की पहचान करने वाले शब्द, कारक की पहचान करने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहा जाता है। और विभक्ति का ही अन्य नाम है, इनके अन्य नाम याद रखना है आपको। कौन कौन से अन्य नाम होते हैं? तो इसको ही बोलते हैं परसर्ग। क्या कहा जाता है इसको? परसर्ग कहते हैं। विभक्ति को ही क्या कहा जाता है? परसर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। इनको ही हम बोलते हैं कारक चिन्ह। क्या कहते हैं इनको ही हम? कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है ना। इनको ही हम कहते हैं विभक्ति चिन्ह। इनको ही हम क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, 3 शब्द आपको याद रखना है कि विभक्ति, विभक्ति को ही हम क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। और इनको ही हम कारक चिन्ह कहते हैं, और इनको ही हम क्या कहते हैं? आपके विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो इतना याद रखना कि कारक क्या होते हैं? कारक आपके कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। ठीक है ना। इनमें ही अपने उपयोग करते हैं किसकी? विभक्ति। विभक्ति बताती है ये कारक की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है ना। कौन सा कारक है? और कुल कारक कितने होते हैं आपके? 8, जबकि मूल कारक कितने होते हैं आपके? 6 होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम कौन कौन से आपके कारक होते हैं। ठीक है ना। देखिए, इधर आप लिख लेना कारक। तो कारक कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट, काम करने वाला जो कहलाता है आपका कर्ता। कौन कहलाता है? कर्ता। जब कर्ता आएगा, कर्ता क्या करता है? आपका कर्म करता है। दूसरा कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक। तीसरा हो जाएगा आपका करण कारक। कौन सा कारक होगा? करण कारक। चौथा हो जाएगा आपका संप्रदान। कौन सा कारक होगा आपका? संप्रदान कारक। पांचवा हो जाएगा आपका अपादान। कौन सा कारक होगा? अपादान। ठीक है ना। और छठवा जो होगा आपका, वो होगा संबंध कारक। कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद जो 7वें नंबर पर आता है, उसका नाम है आपका अधिकरण। कौन सा कारक है आपका? अधिकरण। और जो 8 नंबर पर आता है, उसका नाम है आपका, तो आप बोलोगे संबोधन। कौन सा हो जाएगा आपका? संबोधन।
तो कुल कारक कितने होते हैं आपके? तो कुल हैं आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है ना। इनमें ही कुछ आपकी विभक्तियों का उपयोग करते हैं। तो इस साइड आपने कारक लिख लिया है, इस साइड लिख लें आप विभक्ति। कौन कौन सी इनमें विभक्ति का उपयोग करते हैं? विभक्ति, तो देखिए इधर कारक उधर विभक्ति, हर कारक की अपनी अपनी क्या होती है? विभक्ति होती है, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। तो जो कर्ता कारक है इसकी विभक्ति है, आपने सुना होगा कर्ता ने, कर्म को, यानी कर्ता की जो विभक्ति है वो आती है ने। कौन सी विभक्ति आपकी? ने, ठीक है ना। अब अगला आता है कर्म कारक। कर्म कारक की जो विभक्ति है वो कौन सी है? कर्ता ने कर्म को, यानी को विभक्ति किस में आएगी आपकी? कर्म में। अब तीसरा आता है करण। कौन सा कारक आया आपका? करण कारक। तो जो करण कारक की जो विभक्ति है वो आती है आपकी से। कौन सी आती है आपकी? से। तो से के इधर एक और लिख लेना के द्वारा, से या के द्वारा दो विभक्तियों का अपन उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब अगला आया कौन सा आपका? संप्रदान। कौन सा आता है आपका? संप्रदान। और संप्रदान की जो विभक्ति है को या के लिए, तो इधर लिख लेना आप के लिए, एक साथ में आएगा जी के लिए, ठीक है ना। अब देखो जे इधर करण कारक जो था ये जोड़ने के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। किसके अर्थ में करेंगे? जोड़ने के अर्थ में। किसका? करण कारक। अब इधर आ गया अपादान। कौन सा आ गया आपका? अपादान आया है। अपादान की जो विभक्ति है वो है से। इसकी भी विभक्ति कौन सी है आपकी? से, लेकिन इसका उपयोग करते हैं हम अलग होने के अर्थ में। अलग होने के अर्थ में इसका उपयोग करते हैं। किस विभक्ति का? से विभक्ति का उपयोग करते हैं हम, किस लिए? अलग होने के अर्थ में, ठीक है ना। या फिर इसी का उपयोग करते हैं हम तुलना करने में। किस में करते हैं हम? तुलना करने में। तुलना करने में किस विभक्ति का उपयोग किया जाता है? तो आप कहोगे अपदान में, ठीक है ना। अपदान में कौन सी विभक्ति है आपकी? से। अब अगला जो आता है वो कौन सा आपका? संबंध। कौन सा आता है आपका? संबंध कारक आता है। संबंध कारक में हम संबंध बताते हैं आपका, आपकी, यानी का, के, की, का, के, की। अगला आएगा रा, रे, री, ठीक है ना। और अगली आती है आपकी ना, ने, नी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि संबंध कारक में कितनी विभक्तियां होती हैं? तो 9। कितनी विभक्तियां होती हैं? 9। कौन कौन सी होती हैं आपकी? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये विभक्तियां हो जाती हैं आपकी, ठीक है ना। अब अगला कौन सा आता है आपका? अधिकरण। कौन सा आता है आपका? अधिकरण। तो देखिए अधिकरण आता है। अधिकरण अपन कैसे बताते हैं? इसमें आएगा आपका मैं, पर, और एक और है पे। तीन ही विभक्ति हैं। कौन कौन सी आपकी? मैं, पर, पे, यानी स्थान बताने में अपन उपयोग करते हैं। क्या बताने में? स्थान। स्थान कैसे बता दिया? ऊपर स्थान होता है या फिर कहां पर होता है आपका? नीचे, ठीक है ना। अब अगली जो आती है आपका, कौन सा कारक आता है आपका? संबोधन। कौन सा आता है? संबोधन। तो आप बुलाते हो हे, अरे, ऐसे शब्द आएंगे आपके, है ना जी। संबोधन कारक में साइन लगता है आपको पीछे, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। अगला हे, अरे, ओह, हे, अरे, ओह, ऐसे शब्द आते हैं आपके किसमें? और एक और लगा लो रे, अरे, ऐसे आता है ना, अपन बुलाते हैं किसी को। तो ये शब्द किस में आएंगे आपके? संबोधन कारक में आते हैं, ठीक है ना। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो आप बताओगे कारक कुल होते हैं 8 प्रकार के।
और प्रत्येक कारक की अपनी अपनी क्या होती हैं, विभक्तियां होती हैं। विभक्तियों को किन नाम से जानते हैं, तो इनको ही हमने नाम दिए थे, कौन कौन से आपके, परसर्ग, कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो आप लिखें कि सबसे पहले आती है अपनी, पहला कारक कौन सा आपका, कर्ता कारक। पहला कारक कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन, कर्ता कारक। कौन सा कारक है आपका, कर्ता कारक। ठीक है ना। तो इसमें अपन बताएंगे किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है आपका, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है ना। कोई भी कार्य है, उस कार्य को जो व्यक्ति कर रहा है वो कौन कहलाता है, उसका कर्ता कहलाता है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण अपन लिख सकते हैं, पहला उदाहरण है, राम ने खाना बनाया या राम ने खाना खाया। तो राम ने खाना खाया। अब बताओ, खाना किसने खाया है, राम ने। तो इसमें राम कौन है, कर्ता। ये कौन है, कर्ता। और ने क्या लगाई गई है इसके साथ, क्या लगाई गई है, इतना क्लियर है। राम ने क्या किया है, खाना खाया है, क्रिया हुई है आपकी। ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है कि जब भी ने शब्द आएगा, कौन सा शब्द, ने जो शब्द है वो हमेशा किसके साथ आएगा आपका, कर्ता के साथ आएगा। किसके साथ आता है, कर्ता के साथ आता है। ठीक है ना। और जो ने है भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। ये ने खाना खाया, अभी खा रहा है क्या, नहीं, खा चुका है। मतलब ने अपन बताएंगे यह भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है आपका, भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है, मतलब जो कार्य पहले हो चुका है। ठीक है ना। और भूतकाल की क्रिया को दर्शाएगा, भूतकालिक क्रिया और सकर्मक क्रिया कृत्यवाच्य होगा। अगर भूतकाल है, कौन सा काल है आपका, भूतकाल है, तो इसके साथ में ऐसे लिख लेना आप, भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी आपकी, भूतकालिक क्रिया के साथ साथ ही होगा आपकी कौन सी, सकर्मक। कौन सी होगी आपकी, सकर्मक। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म होता है। ठीक है ना। सकर्मक, सकर्मक क्रिया के साथ साथ आपकी कृतवाच्य होगा। सकर्मक क्रिया के साथ साथ क्या होगा आपका, तो आप कहोगे कृतवाच्य। इतना आपको याद रखना है। किसका उपयोग होगा, ने का उपयोग। ठीक है ना। जैसे, जैसे अपन उदाहरण कह सकते हैं, जैसे कि सीता ने, किसने, सीता ने खाना पकाया। खाना किसने पकाया, सीता ने। तो सीता ने शब्द आया आपका, है ना। ने शब्द है मतलब क्या है, कर्ता सीता है ना। और इसमें कर्म आया है, क्या किया उसने, खाना पकाया है। पकाना क्या थी, क्रिया थी आपकी। तो एक ही सेंटेंस में सब चीजें आपकी आई। तो ने से हमें क्या पता पड़ रहा है, पकाया मतलब भूतकाल में चले। कितना क्लियर है। दूसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं, हरीश ने पत्र लिखा। अपन क्या कह सकते हैं, हरीश ने पत्र लिखा। देख लिया। तो पत्र किसने लिखा है, हरीश ने। ठीक है ना। तो आंसर मिल रहा है ना, सीता ने क्या पकाया, खाना। पत्र किसने लिखा, हरीश ने। या हरीश ने क्या लिखा, पत्र। तो क्वेश्चन करने पर आंसर मिल रहा है, मतलब कर्म है उसमें। तो आपका आंसर होगा ने, हमेशा किसके साथ आएगा आपका, भूतकाल की क्रिया के साथ ही आएगा।
ठीक है ना। अब देखिए आगे आता है कि वर्तमान, इसी में आगे लिखना कि अपन क्या कहेंगे कि वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रियाओं के साथ निपर्सर्ग प्रयोग में नहीं होता है। अपन क्या कहेंगे, वर्तमान वर्तमान काल व भविष्य काल, कौन सा काल है आपका, वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रियाओं, सकर्मक क्रियाओं के साथ निपर्सर्ग, निपर्सर्ग मतलब विभक्ति, निपर्सर्ग का प्रयोग नहीं होता है। किसके साथ नहीं होता है, तो आप कहोगे ये ना तो वर्तमान के साथ होगा ना ही भविष्य के साथ होगा, ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण आप कहोगे कैसे, तो उदाहरण आप जैसे लिखते हो, क्या आपने उदाहरण लिख लीजिए, क्या आप कहोगे मुकेश फल खाता है, मुकेश फल खाता अब कब खाता है, वर्तमान में खाता है ना। अब खाता तो अपन ऐसे लिखते हैं मुकेश ने फल खाता है, ऐसा कहीं आपने लिखा देखा हुआ क्या ऐसा, मुकेश ने फल खाता है, ऐसा सेंटेंस तो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मुकेश ने फल थोड़ी खाता, मुकेश फल खाता है, ठीक है ना। इसलिए इसमें क्या नहीं आएगा, ने नहीं आएगा, ये आपकी वर्तमान और भविष्य को शो करेगा, लेकिन ये हमेशा किसको शो करेगा, भूतकाल को, ठीक है ना। अपन ऐसा कह सकते हैं मुकेश ने फल खाया, ठीक है ना। तो ऐसा सेंटेंस आपका बनता है। तो ये आपको समझ में आई कौन सी विभक्ति पढ़ कर कारक पढ़ लिया अपन ने, कर्ता कारक, कौन सा कारक हो चुका है आपका, कर्ता कारक हो गया, जिसको अपन जिसमें बताएं मुकेश कौन है आपका कर्ता, मुकेश कौन है आपका कर्ता है, और जो फल है क्या है आपका, फल, फल खा रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, कर्म कर रहा है, ठीक है ना। खाना क्या है आपकी क्रिया, खाना क्या आपकी क्रिया है, और ये कौन सी क्रिया है आपकी, खाता है मतलब वर्तमान, कौन सी क्रिया आपकी, वर्तमान, इतना क्लियर है। तो ये अपना कौन सा कारक हो चुका है, तो आप कहोगे हमारा कर्ता कारक हो चुका है। अब दूसरा आता है आपका कौन सा कारक होगा, तो आप कहोगे कर्म कारक, दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा आपका, कर्म कारक, दूसरा कारक होता है कौन सा आपका, कर्म कारक, और कर्म कारक की जो विभक्ति है तो कौन सी विभक्ति है आपकी, को, कर्म कारक का परसक कौन सा है आपका, को, ठीक है ना। तो इसमें अपन क्या कहेंगे, तो आप कहोगे क्रिया, लिखना इसमें आप क्रिया के कार्य का, क्रिया के कार्य का प्रभाव, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, कौन सा कहते हैं अपन, कर्म कारक, मतलब क्रिया का जिस पर फर्क पड़ेगा वो कौन सा कहलाएगा आपका, कर्म कहलाएगा। अपन कहते हैं ना ये अपने अपने कर्म है, जैसे तुम कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा, मतलब फल मिलता है कब, कर्म करने पर, तो पहले क्या करना पड़ता है अपन ने, कर्म करना पड़ता है। अगर अपन पढ़ेंगे तो नौकरी तो लगेगी, अगर पढ़े ही ना तो नौकरी तो कभी जिंदगी में नहीं लगेगी, बस सपने ही सजेंगे, ठीक है ना। अब देखिए कितना लिख लिया अपन ने, तो आगे लिखना इसमें को परसर्ग का उपयोग करते हैं सजीवों के लिए, इसमें अपन कहेंगे, लिख लेना आप इंपोर्टेंट करके लिखना इसको, को परसर्ग का उपयोग सजीव, सजीवों के लिए होता है,
किसके लिए होता है? सजीवों के लिए होता है। किसका उपयोग? को परसर्ग का उपयोग है ना। को विभक्ति हमेशा किसके लिए आएगी? आपकी सजीवों के लिए। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, राकेश ने, किसने? राकेश ने कुत्ते को मारा। किसे मारा है? राकेश ने। देखो इधर आप समझना इसको, राकेश ने विभक्ति आई है इसकी पहले, कर्ता कौन है? राकेश। ने विभक्ति आ गई इसकी कर्ता वाली। फिर कुत्ते, कुत्ता कैसा है? सजीव का निर्जीव? सजीव है आपका, तो इसके साथ आ गया को। समझ में आ गया आपका? तो हमेशा जो को परसर्ग है इसका उपयोग किसके साथ होगा? हमेशा जीवित, यानी जो जीवित है यानी सजीव। ठीक है ना। जैसे अपन कहते हैं राम ने पेड़ को काटा, राम ने पेड़ को काटा, तो पेड़ भी कैसे होते हैं? सजीव। बता होते हैं कि नहीं होते? पेड़ सजीव ही होते हैं ना। आपके जैसे फल फूल रहे हैं, बढ़ते हैं भैया, वे सब सजीव। ठीक है ना। अब देखिए तो उदाहरण आपको समझ में आया। तो अपन ने क्या कहा है कि राकेश ने कुत्ते को मारा। तो इधर मारा तो क्रिया है, मारना क्या है? आपकी क्रिया है। और इसने किसको मारा है? कुत्ते को मारा है। इतना क्लियर है। जैसे अब इसमें कौन कौन सी आपकी क्रियाएं आएंगी, तो जैसे अपन एक और लिखते हैं ना, विकास ने पत्र लिखा। विकास ने पत्र लिखा, विकास ने पत्र लिखा, लिख लिया। अब विकास ने पत्र लिखा, तो यहाँ कहीं को दिख रहा है क्या? नहीं, लिखा तो है उसने पत्र। तो हमेशा को शब्द जब भी आएगा तो समझ जाना उसके पहले कौन आएगा? आपका सजीव आएगा। क्या आएगा? सजीव। और पत्र कैसा होता है आपका? निर्जीव। पत्र कैसा होता है आपका? निर्जीव। इतना क्लियर है। तो आप इसमें लिख लेना अपन कौन कौन सी क्रियाएं आएंगी इसमें। जैसे इसी में आएंगे आपकी, जैसे कौन कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी, जैसे बुलाना। जैसे अपन कहते राम को बुलाओ, ठीक है ना। बुलाना, पुकारना, कौन सी क्रिया हो जाएगी आपकी? बुलाना, पुकारना, भगाना। इसी में आ जाएगी आपकी सुलाना। जैसे बुलाना, पुकारना, भगाना, सुलाना, जमाना, पकड़ना, जमाना। इसी में आएगा आपको कौन सा? पकड़ना, आदि। आदि के साथ को विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। को विभक्ति का उपयोग का प्रयोग किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा? ये क्रियाएं हैं। जैसे अपन बुलाना, जैसे राम को बुलाओ, ठीक है ना। कोई पुकार रहा है, राम को कोई पुकार रहा है, ठीक है ना। आपने कहा कि श्याम को यहाँ से भगाओ, वो शब्द आ रहा है ना आपका। तो जैसे आपने कहा सुला दीजिए, माँ अपने बच्चे को सुलाती है, ठीक है ना। जैसे जमाना, माँ ने दूध को जमाया, ठीक है ना। ऐसे पकड़ना। तो ये सारी क्रियाओं के साथ अपन कौन कुछ व्यक्त करेंगे? को का उपयोग करते, ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप, अध्यापक छात्रों को पीटता है। उदाहरण कौन सा है आपका? तो आप कहोगे अध्यापक छात्रों को पीटता है। अध्यापक छात्रों को क्या करता है? पीटता है। अब देखो को विभक्ति आई है, तो छात्र कैसे हैं जब बताओ? सजीव है कि निर्जीव? सजीव ही है, ठीक है ना। इसलिए उनके साथ अपन ने किस विभक्ति का उपयोग करा है? को विभक्ति का उपयोग किया है। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए आप, विजय फल खाता है। विजय फल, विजय फल खाता है, ठीक है ना। अब फल क्या सजीव है? नहीं है। इसलिए अपन ने कौन सा नहीं लगाया इसमें? को विभक्ति का उपयोग नहीं किया है। जैसे आप लिख लीजिए कर्म तो है, खाना कर रहा है, खाता है, क्या खाता है?
फल खाता है। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप एक और, राकेश अखबार पढ़ता है। राकेश क्या पढ़ता है? राकेश अखबार पढ़ता है। ठीक है ना। अखबार कैसा है, सजीव है क्या निर्जीव? तो आप कहोगे निर्जीव। ठीक है ना। तो अब अपन कैसे समझेंगे, कैसे हमारे क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप एक नोट करके लिख लेना। जब भी क्या या किसको, क्या या किसको प्रश्न करने पर उत्तर प्राप्त हो, उत्तर प्राप्त हो तो वहां पर कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है आपका? कर्म कारक होता है प्रश्न करने पर। ठीक है ना। जैसे अपन ने कहा अध्यापक ने किसको पीटा? छात्रों। ठीक है ना। अगला है विजय क्या खाता है? फल खाता है। अखबार कौन पढ़ता है? राकेश पढ़ता है। राकेश क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाए तो आप समझ जाना कि उसमें कौन सा कारक है आपका? कर्म कारक। ठीक है ना। चलिए अगली लाइन लिखना आप। जैसे अपन कहेंगे कि यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा है, क्या कहेंगे अपन कि इसी में आगे लिखना कि यदि यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा है, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो रहा है और दान दिया जा रहा है, और क्या दिया जा रहा है? और दान दिया जा रहा है, दान दिया जा रहा है, भले ही को पर सर्ग जुड़ा हो, भले ही क्या जुड़ा हो? को पर सर्ग जुड़ा हो तो वहां संप्रदान कारक होगा। तो वहां कौन सा होगा आपका? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक हो जाएगा आपका? संप्रदान कारक। बस इतना याद रखना, देने की बात चल रही है जैसे दान। तो जैसे उदाहरण लिखना, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका? अपन कहेंगे राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी। राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी। ठीक है ना। ध्यान दे दिया ना उसने, देने के उसमें आ रहा है। जब देने के बाद क्या शब्द आया है? वो तो आया है, तो आप इसको कर्म नहीं बता सकते, अपन कौन सा बताएंगे? संप्रदान कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका होगा कौन सा? संप्रदान कारक। वो विभक्ति देख के भी आंसर नहीं लगाना। ठीक है ना। लेकिन ये देख लेना क्या दान दिया जा रहा है। अगर दान दिया जा रहा है तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा आपका? दान ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दान। वैसे तो अपन बहुत कुछ देते रहते हैं। जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप, भाई ने बहन को 100 रुपए दिए। क्या उदाहरण आया आपका? भाई ने बहन को 100 रुपए दिए। आपका वो उसे दान दे रहा है? बताओ, भाई बहन को दान दे रहा है? नहीं दे रहा है। भले चाहे उधार भले ही दे दे, लेकिन दान नहीं दे रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्म कारक होगा। क्या होगा आपका? कर्म कारक। तो आपको याद रखना है, जहां उधार देने की बात हो, किसकी बात हो रही हो ब्रैकेट में लिख लेना, उधार देने की। भैया बहन कैसे देता है पैसा? उधार। ठीक है ना। उधार देने की बात हो और क्या शब्द आता हो आपका? को परसर का आता हो, तो वहां पर क्या होता है आपका? कर्म कारक होता है। कौन सा कारक हो जाएगा आपका?
कर्म कारक, दोनों याद रखें। जब दान की बात होगी तो संप्रदान में पहुंच जाएंगे, और अगर उधार दिया जा रहा है तो अपन किस में पहुंच जाएंगे आपके, तो फिर अपन पहुंच जाएंगे कर्म कारक। ठीक है ना, इतना अपन याद रखना है। चलिए देखिए, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दो कारक पढ़ लिए हमने, अब हमारा तीसरा आ रहा है, कौन सा आपका तीसरा आपका है, तो आपका हो गया करण कारक। कौन सा कारक है हमारा, करण कारक। तीसरा कारक कौन सा है हमारा, करण कारक। अब करण में क्या होता है, तो इसकी जो विभक्ति हमने पढ़ी है, तो हमने पढ़ी थी विभक्ति कौन सी है, से। कौन सी है, से। या एक और थी आपको कौन सी, के द्वारा। ठीक है ना, इनका उपयोग अपन किस लिए करते हैं, जोड़ने के, जोड़ने के रूप में करते हैं। किस लिए करते हैं अपन, जोड़ने के रूप में करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, से या के द्वारा का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे उदाहरण लिख लो आप, तो अब उदाहरण कैसा होगा, तो आप लिख लेना, मोहित भोपाल से बासुदा बस से आया। मोहित भोपाल से बासुदा बस से आया। लिख लिया। अब समझना आप पहले इसको, हमने से का उपयोग दो जगह करते हैं, इधर का आपके करण कारक में भी, और दूसरा अपादान में। किसमें करते हैं, अपादान में भी करते हैं। तो जहां दो बार से आया है, कितनी बार आया है, दो बार। देखो भोपाल से बासुदा, अगला है बस से आया। ठीक है ना, अब देखना भोपाल से बासुदा है मतलब अलग होने में हुआ, भोपाल से हट के वो कहाँ गया, बासुदा। तो जहां पर इधर आया है आपको कौन सा, अलग होने के अर्थ में, अलग हुआ, आया ना। लेकिन वो काय से जुड़ गया, काय से आया है, बस से, मतलब इधर किसका काम हुआ, जोड़ने। ऐसे अपने समझ। ठीक है ना, तो इधर आया है तो इधर अलग हुआ, मतलब कौन सा आ जाएगा आपका, अपादान। और इधर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जुड़ के आया तो कौन सा हो जाता है आपका, तो करण कारक हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अपन परिभाषा अगर बताना चाहें तो अपन बताएंगे कि संज्ञा के जिस रूप द्वारा, क्या बताएंगे अपन, संज्ञा के जिस रूप द्वारा किसी कार्य के होने या करने, किसी कार्य के होने या करने के साधन का बोध होता है, होने या करने के साधन का बोध होता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है आपका, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है आपका, करण कारक होता है। ठीक है ना, अब जैसे अपन उदाहरण और भी बता सकते हैं। अब उदाहरण लिख लीजिए आप इसका, जैसे मुकेश चाकू से फल काटता है। मुकेश किससे, चाकू से फल काटता है। यानी इसका जो से है, इसका अपन उपयोग करते हैं साधन के रूप में। करण कारक का उपयोग किस लिए करते हैं अपन, साधन के रूप में। तो देखो मुकेश चाकू से, काय से काट रहा है फल, यानी से क्या है, साधन के रूप, किसके रूप में, साधन के रूप में जोड़ रहा है, किसको, चाकू को फल से। मुकेश काय से फल काट रहा है, चाकू से। इतना क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण हो जाएगा अपना, तो आप लिख लीजिए, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। काय से मारा है, बाण से मारा। सी क्या है, साधन के रूप में। इतना क्लियर है। आगे लिखिए, वह किताब के द्वारा पढ़ रही है। अपन क्या कहेंगे, वह किताब के द्वारा पढ़ रही है। किसके द्वारा पढ़ रही है, किताब के द्वारा पढ़ रही है। इतना क्लियर है।
जो हमारा कौन सा कारक हो गया आपका, तो आप कहोगे करण कारक। करण मतलब साधन के रूप में से या के द्वारा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे ना इधर क्या शब्द आया है, के द्वारा, से लगा सकते हैं अपन, के द्वारा का उपयोग कर सकते हैं ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, तीन हो गए हैं कारक, चौथा कौन सा है हमारा, तो आप कहोगे कर्ता हो गया, करण हो गया, कर्म हो गया। अब अगला कौन सा आएगा, संप्रदान। कौन सा आएगा आपका, संप्रदान कारक। कौन सा कारक है हमारा, संप्रदान कारक है। तो देखिए संप्रदान कारक में क्या होता है, तो आप कहेंगे संप्रदान का की जो विभक्ति है वो इसकी विभक्ति क्या है, के लिए। संप्रदान का परसर्ग क्या है आपका, के लिए। के लिए है मतलब अपन बात कहेंगे कि संप्रदान का अर्थ होता है देना। संप्रदान का अर्थ होता है देना, इसका अर्थ क्या बताएंगे अपन, देना, ठीक है ना। देखना, कर्ता जिसके लिए कुछ देता है, इसकी डेफिनेशन अपन क्या बताएंगे, कर्ता, कर्ता जिसके लिए कुछ देता है, कर्ता जिसके लिए कुछ देता है अर्थात कार्य करता है, अर्थात कार्य करता है, तो वहां संप्रदान कारक होता है। तो वहां कौन सा होता है आपका, संप्रदान कारक होता है। अब इसका अपन उदाहरण बताएंगे, कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपका, तो आप लिख लीजिए, अजय ने सुरेश के लिए पत्र लिखा। उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, अजय ने सुरेश के लिए पत्र लिखा। अजय ने सुरेश के लिए पत्र लिखा, ठीक है ना। किसके लिए लिखा है, सुरेश के लिए, ठीक है ना। के लिए आ गया आपका, इसमें मतलब कौन सा कारक हो जाएगा आपका, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला उदाहरण लिख लीजिए आप, यानी हाईलाइट करना है इसको, अंडरलाइन, के लिए, ठीक है ना। विजय, देखो अगला आता है आपका संप्रदान है, विजय की कुर्सी लाओ। उदाहरण इसी का कौन सा इतना भी हो सकता है, विजय की कुर्सी लाओ, कुर्सी लाओ। किसकी कुर्सी लाओ, विजय की कुर्सी लाओ, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, किसके लिए काम किया जा रहा है, विजय के लिए किया जा रहा है, मतलब दूसरे के लिए काम हो रहा है आपका। जब दूसरे के लिए देना या करना होगा तो हमेशा कौन सा होगा आपका, संप्रदान होगा। जैसे अपन कहेंगे गुरु जी को फल दो, ऐसा उदाहरण क्या हो जाएगा, गुरु जी को फल दो, देने के आ रहा है आपका, वो भले आ रहा है लेकिन आपको सेंटेंस पूरा पढ़ना है। गुरु जी को क्या दो, फल दो। इसमें भी कौन सा है, संप्रदान। एक और लिख लीजिए आप, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो अपन बोलते ही हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आपका स्वास्थ्य सही रहेगा आप सूर्य नमस्कार कीजिए, यानी अपन बोलेंगे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा कारक हो चुका है आपका, संप्रदान। कौन सा कारक हो गया है, संप्रदान। अब अगला जो फिफ्थ नंबर पर आता है हमारा, ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर, कौन सा है, संप्रदान। अब अगला जो आता है उसका नाम है, फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, इसका नाम है संप्रदान के बाद कौन सा होता है, अपादान। अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है, से ही है, लेकिन हमने किसके लिए उपयोग करेंगे, से अपन अलग होने के अर्थ। इसका जो परसर्ग क्या है आपका, से, यानी अलग होने के अर्थ, इसमें होगा आपका अलग होने के अर्थ में। अब अलग होने के अर्थ में आएगा, लेकिन इससे ही अपन क्या कर सकते हैं, तुलना।
क्या करेंगे भैया अपन? तुलना करेंगे। किससे? सी पर सर्व से। ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिख लीजिए आप, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, लिखना आप, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु के दूसरी वस्तु से, एक वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने, अलग होने, या फिर हम कहेंगे तुलना होने का बोध होता है, तो वहाँ अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है आपका? अपादान कारक होता है। लेकिन कैसे होना चाहिए? अलग होना चाहिए, या फिर उनमें तुलना की जानी चाहिए। ठीक है ना। उदाहरण लिख लीजिए, हिमालय से गंगा निकलती है, तुम्हें पता है। हिमालय से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। ठीक है ना। अब देखो, हिमालय को छोड़ के गंगा आ जाती है आपकी, तो हर जगह बहती चली जाती है आपके उत्तर प्रदेश, बिहार में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है, मतलब अलग हुआ ना आपका। ठीक है ना। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए आप, देखो, तो अगला जो उदाहरण है अपना, इसी में बच्चा छत से गिरा, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरा। ठीक है ना। जी, तो अपन ने क्या हो गया? अलग होने के अर्थ। क्या होने के अर्थ में? अलग हो गया। जब अलग हो रहा है तो इसी में अपन एक और बता देंगे। अब तुम कहोगे तुलना कैसे करेंगे? तुलना ऐसे कर देंगे अपन, राम मोहन से अच्छा पढ़ता है। समझ में आया? तुलना हो गई ना, राम और मोहन में। राम किससे अच्छा पढ़ता है? मोहन से अच्छा पढ़ता है। जैसे अपन कहेंगे कि मोहिनी सोनम से ज्यादा सुंदर है। तो देखो, तुलना चल रही है आपकी दो चीजों में, तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका? अपादान कारक। कौन सा कारक है यहाँ पर अपना? अपादान कारक। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट कारक आता है 6 नंबर पर, कौन सा कारक है आपका? तो अगला है संबंध कारक। कौन सा कारक है? संबंध कारक। कौन सा कारक आ गया हमारा? संबंध कारक। और संबंध कारक की विभक्तियां कितनी होती हैं? 9। तो आपने कहा कौन कौन सी इसकी जो विभक्ति होती है? तो इसकी जो विभक्ति है आपकी, तो आपने पढ़ा है का, के, की, रा, रे, री, और अगली कौन सी हो जाएगी? ना, ने, नी। ठीक है ना। ये इसकी क्या होती हैं? विभक्तियां होती हैं। ठीक है ना। तो लिखिए आप, शब्द के जिस रूप से, क्या अपन क्या कहेंगे? शब्द के जिस रूप से संज्ञा के, शब्द के जिस रूप से संज्ञा, देखिए, शब्द के जिस रूप से संज्ञा किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से, शब्द के जिस रूप से
किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए तो वहाँ संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है अपना? संबंध कारक। मतलब एक दूसरे में संज्ञाओं में क्या होना है, अपने संबंध बताना है, ठीक है ना। जैसे जैसे आप उदाहरण अपने बताना है, अपन कहते हैं ना वह राकेश का भाई, राकेश का भाई, संबंध बता दें वह किसका भाई है, राकेश का भाई है, ठीक है ना। अगला उदाहरण लिख लीजिए, तुम, जैसे अपन कहते हैं ना, अगर कोई किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि तुम कालू की पत्नी, ठीक है ना। इसी में अपन और भी उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे वह मेरे मित्र है या वह मेरी मित्र है, वह मेरा मित्र है ना। मैंने उसे देखा, संबंध बता रहा है ना, मैंने किसे देखा, उसे देखा, मैंने उसे देखा। तो ये सब किसमें आएंगे, आपके संबंध, एक दूसरे से रिलेशन बता रहे हैं, आप कहते हो तुरंत समझ जाते हो, ठीक है ना। जैसे आपने कहा था मैंने कल राम को देखा था, ठीक है ना, तो इतने में समझ गया तुमने देखा होगा, तुम में और राम में कोई ना कोई संबंध होगा क्योंकि तुम पहचानते हो उसको, जब पहचानेंगे तभी तो संबंध स्थापित कर पाएंगे अपन, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा कारक हो चुका है, आपका संप्रदान कारक। और अगला जो है हमारा 7वें नंबर पे पहुंच गए हैं। अगला कौन सा पॉइंट है अपना, तो आप कहोगे अधिकरण। कौन सा कारक है अपना, अधिकरण कारक। और इसकी जो विभक्ति होती है, किसकी विभक्ति, अधिकरण कारक की जो विभक्ति है, तो आपने सुना है कौन कौन सी होती है, मैं, पर और ते। क्या बताते हैं इससे अपन, स्थान का, क्या बताते हैं अपन, स्थान, ऊपर या नीचे बताते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण आप सुना लिखिए कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, क्रिया के आधार का बोध होता है, तो वहां अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है, ठीक है ना। क्या पता पड़ना चाहिए हमें, आधार, आधार मतलब बेस, कोई वस्तु बन कहते हैं, पुस्तक मेज पर रखी, ठीक है ना। तो उदाहरण लिख लीजिए आप, अपन कहेंगे पुस्तक मेज में रखी, मेज पर रखी, मेज पर रखी, ठीक है ना। पुस्तक काय पर रखी है, मेज पर रखी है। अगला देखिए आप, पुस्तक मेज पर रखी है, राकेश घर में सो रहा है, राकेश घर में सो रहा है। देखिए कहाँ पर सो रहा है, घर में सो रहा है, स्थान पता पड़ गया। अगला अपन बताएंगे वह छत पर खड़ा है, वह छत पर खड़ा है। तो इससे क्या पता पड़ रहा है हमें, आधार, मतलब काम कहाँ पर है, कोई भी चीज है ना, अपन कहते हैं दूध का गिलास किचन में रखा है, ठीक है ना। जैसे कहते हैं तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है ना, ऊपर चले जाओ मतलब अपन एक बेस की बताते हैं कि तुम छत पर चले जाओ, है ना, या फिर तुम नीचे चले जाओ, नीचे मतलब हॉल में चले जाइए, तो अपन कोई ना कोई स्थान के बारे में बताना चाह रहे हैं,
ठीक है ना। तो अब हमारा जी कौन सा हो गया, अधिकरण कारक हो गया है। और लास्ट जो बचा है वो कौन सा आएगा आपका, अगला आएगा संबोधन। कौन सा आएगा आपका, संबोधन कारक। कौन सा कारक है अपना, संबोधन कारक। अब भैया संबोधन करेंगे अपन, और संबोधन कारक की जो विभक्तियां हैं वो कौन कौन सी विभक्तियां हैं इसकी, तो अपन कहते हैं हे, अरे, ओह, ये इसकी क्या होती है, विभक्तियां परसर्ग होते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है ना। जैसे अगला अपन, रे नृप बालक, मतलब मूर्ख बालक, नृप मतलब मूर्ख। ठीक है ना। अगला अपन कहते हैं, कई बार अपन ज्यादा परेशान हो जाते हैं, हे राम अब गए। ठीक है ना। तो ये ऐसे संबोधन वाक्य होते हैं कुछ, है ना। तो ये हमारी कारक खत्म हो चुके हैं। हमने कितने कारक पढ़ लिए हैं, 8 कारक पढ़ लिए। मूल कारक कितने होते हैं आपके, 6। ठीक है ना, लेकिन कुल कारकों की संख्या कितनी है आपकी, 8 होती है। कुल कारक की संख्या कितनी होती है आपकी, 8। तो देखिए हमने कारक देख लिए हैं, और कारक कुल कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं। देखिए पहला कारक कौन सा है आपका, तो आप कहोगे, देखिए पहला कारक कौन सा है अपना, तो पहला जो कारक है वो है कर्ता कारक। कौन सा कारक है, कर्ता। दूसरा कौन सा है, कर्म। तीसरा कौन सा है, करण। चौथा कौन सा है, संप्रदान। पांचवा कौन सा है, अपादान। छठवा कौन सा है, संबंध कारक। छठवा कौन सा है, संबंध। सातवा है अधिकरण। और आठवां कौन सा है, संबोधन। एक बार इनकी विभक्तियां भी याद रखी। कर्ता, कर्ता की विभक्ति कौन सी है, ने। कर्म को करण से या के द्वारा, किसके लिए, जोड़ने के लिए। संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में या फिर तुलना करने के लिए। और अगला कौन सा आएगा, संबंध। संबंध किससे बताते हैं, काके की, रारेवी और नानी। अब अधिकरण, मैं, पर, पे, क्या बताते हैं, स्थान, ऊपर या नीचे। अगला कौन सा आता है, संबोधन, हे, अरे, ओ। तो ये हमारे क्या खत्म हो गए हैं, कारक खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।